अब हम चैप्टर थर्ड जो सीआरपीसी का है उसको पढ़ेंगे। तो उसमें सेक्शन 20 जो 6 है, सेक्शन 26 जो है वो 26 सेक्शन कहता है न्यायालय जिनके द्वारा अपराध का विचारण किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत है कि इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए आईपीसी के अधीन कोई अगर अपराध है तो उस अपराध का विचारण उच्च न्यायालय के द्वारा या सेशन न्यायालय के द्वारा या किसी ऐसे न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है जिसका विचारण किया जाना प्रथम अनुसूची के अंतर्गत बताया गया है। लेकिन अब सीआरपीसी में जो अमेंडमेंट हुआ है उस अमेंडमेंट के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 जो है 2009 का जो एक्ट नंबर 5 है उसकी धारा 4 में इसमें संशोधन किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि इसको 31/12/2009 से इसको जोड़ा गया है, सेक्शन को लागू किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि आईपीसी का सेक्शन 376 यानी रेप 376 ए बी सी डी और ई के अधीन अगर कोई अपराध है तो मैक्सिमम कोशिश ये की जानी चाहिए कि ऐसा जो पीठासीन अधिकारी है जो मामले का विचारण कर रहा है वह कोई महिला हो यानी कि स्त्री हो, और अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण उस विधि में अगर कोई न्यायालय है तो उस न्यायालय के द्वारा ही उस अपराध का विचारण किया जाएगा जब तक कि कोई इस प्रकार से उल्लेखित नहीं किया गया हो। तो इस प्रकार से ये हमारे सेक्शन 26 हुआ। सेक्शन 27 के अंतर्गत है किशोरों के मामले में अधिकारिता। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जहां अपराध का विचारण मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं हो और जब कोई व्यक्ति जो अपराध कारित करता है किसी न्यायालय के समक्ष लाया जावे जिसकी आयु 16 वर्ष से कम हो, यानी कि आप 16 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को लेकर के आते हो तो सीजेएम यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा या ऐसे किसी न्यायालय के द्वारा जो बालक अधिनियम 1960 के अधीन जो एम्पावर्ड कोर्ट्स हों उन कोर्ट्स के द्वारा ऐसे बच्चे का ट्रायल किया जाएगा। तो ये हमारा हो गया जुवेनाइल जस्टिस का जो एक प्रिंसिपल है कि किशोरों को न्याय उस अधिकारिता के मजिस्ट्रेट्स के द्वारा दी जानी चाहिए जो एम्पावर्ड हो। तो उसके लिए सेक्शन 27 को हमारा उल्लेख किया गया है। अब आता है सेक्शन 28, दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के द्वारा दिए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि उच्च न्यायालय सभी प्रकार के दंडादेश दे सकता है, यानी कि विधि के द्वारा प्राधिकृत जो दंडादेश है वो उच्च न्यायालय दे सकता है। 28(2) के अंतर्गत है कि सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, लेकिन अगर उसने किसी प्रकार से दंडादेश में मृत्युदंड का आदेश दिया है तो उसकी पुष्टि किए जाने, कन्फर्मेशन किए जाने की आवश्यकता होगी। इसका सेक्शन 3 जो है वो कहता है सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक अवधि की लिए कारावास के सिवाय कोई ऐसा दंडादेश दे सकता है जो विधि के द्वारा प्राधिकृत है, यानी 10 वर्ष तक का कारावास है वह सहायक सेशन न्यायाधीश दे सकता है। तो ये हमारा हो गया इसमें सेक्शन के अंतर्गत। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया कि इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो दंडादेश जो कि है वो देंगे। इसमें केस लॉ इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम घनश्याम सिंह जो हमारा 2013 सुप्रीम कोर्ट का केस है, उस केस के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया था कि विचारण यदि लंबे समय तक पेंडिंग रहा है, यानी विचारण लंबे समय तक नहीं हुआ, तो सुमोटो किसी अभियुक्त को कम दंड दिए जाने का यह कारण नहीं हो सकता, क्योंकि इट इज़ नॉट ए कॉज टू गिव ए स्मॉल पनिशमेंट ड्यू टू ए लॉन्ग प्रोसीजर विच हैज बीन क्रिएटेड बाई पेंडेंसी इन द कोर्ट। अर्थात यदि किसी मामले में संक्षिप्त विचारण मतलब नहीं किया गया है या लंबा प्रोसीजर उसके अंतर्गत चला है या लिस्पेंडिस जो है वो केस है और उससे लिस्पेंडिस होने के कारण से अभियुक्त को जैसे जो पनिशमेंट दिया है वो लंबे समय बाद दिया है, तो ये कोई कॉज नहीं है कि हम उसके पनिशमेंट को कम करें, यानी कि इस प्रकार से ये कोई पनिशमेंट कम करने का कोई रीज़न उसका नहीं हो सकता। सेक्शन 29 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट से दे सकते हैं।
तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास के सिवाय ऐसा कोई दंडादेश दे सकता है जो विधि के द्वारा प्राधिकृत है। अब जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय है वह 3 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास का या 10,000 रुपये से अधिक जुर्माने का या दोनों का दंडादेश दे सकता है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास या 5,000 रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों का दंडादेश वह दे सकता है। और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियाँ होंगी, और महानगर मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है उस महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ इसके अंतर्गत होंगी। तो इसके अंतर्गत ये हमारा सेक्शन 29 कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 30 कहता है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, यानी कि जब हम किसी फाइन हमको अधिरोपित किया गया है और फाइन देने के अंतर्गत वह व्यक्ति जो है असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत न्यायालय किस अवधि तक का उसको जो है वह इम्प्रिजनमेंट कर सकता है। तो इसके अंतर्गत है कोई मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि के कारावास को एडजुडिकेट कर सकता है, अधिनिर्णित कर सकता है जो वह विधि के द्वारा प्राधिकृत है। लेकिन इसमें कुछ हमारे क्लॉजेस दे रखे हैं जिन क्लॉजेस का हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहला है सेक्शन 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक वह शक्ति जो कि वह यूज़ नहीं करेगा। दूसरी बात, जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहां उस कारावास की अवधि की 1/4 से अधिक वह नहीं होगी, यानी मैक्सिमम यदि वह डिफाल्टर रहता है तो 1/4 अवधि से अधिक अवधि का उसका जो टेन्योर है वह नहीं हो सकता। और इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 29 के अधीन अधिनिर्णित की जाने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के अतिरिक्त हो सकता है, यानी एडिशनल पनिशमेंट वह दे सकता है। जैसे सेक्शन 378 चोरी का अपराध है और 379 के अंतर्गत उसका पनिशमेंट है 3 साल की अवधि का। अब कोई व्यक्ति यदि वह उसको कारावास की सजा सुना दी गई है लेकिन वह अपना जुर्माना नहीं देता है तो अधिकतम उसको 1/4 यानी कि 3 साल का 1/4 यानी उसको 1.25 साल जो कि है कि वह उसको एडिशनल पनिशमेंट मिल सकता है। अब अगर मजिस्ट्रेट उसको 3 वर्ष 7 महीने की सज़ा देता है तो वह गलत सज़ा नहीं होगी, क्योंकि वह जुर्माने का जो कारावास है वह मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त दिया गया है। अब आता है हमारा सेक्शन 31। सेक्शन 31 के अंतर्गत है एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश, जहां जो सेक्शन 71 के अंतर्गत इसमें CRPC का सेक्शन 31 है वो IPC के सेक्शन 71 से रिलेटेड है। उसके अंतर्गत है कि एक विचारण के अंतर्गत कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए कन्विक्टेड किया जाता है और उसको IPC 71 के बंदों के अधीन रहते हुए विभिन्न अपराधों के लिए दंड दिया जावे, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सक्षम न्यायालय वह ऐसा दंडादेश दे सकता है कि जब वह दंडादेश कारावास के रूप में हो तब तक वह यदि वह निर्देश नहीं दिया गया हो तो वे सभी दंडादेश एक साथ साथ भोगे जाएंगे, यानी कि वह साइमल्टेनियसली वह दंडादेश चलेंगे। तो क्रम उसको भोगा जाएगा, यानी कि अगर वह साइमल्टेनियसली चलने का अगर ऑर्डर दिया जाता है तो ही वो चलेंगे, अन्यथा वह साइमल्टेनियसली ना चलती हुए एक कंप्लीटली जो क्रम है उस कंप्लीटली क्रम के अंतर्गत वह चलेंगे। सेक्शन 32 शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग, तो इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय या राज्य सरकार विशेषतया जो कि पद नाम से व्यक्तियों को जिनको वह एम्पावर करना चाहती है वह उन व्यक्तियों को शक्तियों को प्रदान की कर सकती है। सेक्शन 33 के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ, तो वह नियुक्त अधिकारियों की शक्तियों के अंतर्गत है कि जहाँ राज्य सरकार ने या हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को कोई शक्ति दी है, उसको वह अपॉइंट किया है, तो वह अपनी उस स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत उन सभी शक्तियों का उपयोग कर सकेगा जिन शक्तियों के लिए उसको एम्पावर्ड किया गया है। अब आता है शक्तियों को वापस लिए जाना 34। तो जब हाई कोर्ट के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई पावर अगर दी गई है तो वह उस व्यक्ति से पावर छीन भी सकती है, यानी कि वह वापस ले सकती है, तो वह सेक्शन 34 के अंतर्गत वापस लिए जाने का प्रावधान इसके अंतर्गत है। सेक्शन 35 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्ती द्वारा उपयोग किया जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अर्थात किसी इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों का और कर्तव्यों का प्रयोग या उसका पालन पद उत्तरवर्ती के द्वारा, यानी कि पोस्ट जो उसके जो अधीनस्थ जो है उसके जो नीचे जो है उसके जो क्रम में जो नीचे है उस व्यक्ति के द्वारा उसकी शक्ति को पावर किया यूज किया जा सकता है। जैसे कि
एसपी की पावर्स को भी एडिशनल एसपी के द्वारा किया जा सकता है और थानेदार की शक्तियों का प्रयोग एएसआई के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि वह पद उत्तरवर्ती अगर कोई व्यक्ति है, पोस्ट इन सक्सेसनर अगर कोई व्यक्ति है तो वह अपनी उन शक्तियों का पावर यूज कर सकता है। अर्थात किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब सेशन न्यायाधीश इस लिखित आदेश के द्वारा इस बात को निर्धारित करेगा कि इनका उत्तरवर्ती यह व्यक्ति है। सक्सेसनर इन द ऑफिस, यानी कि पद उत्तरवर्ती के द्वारा शक्तियों का उपयोग किया जाना। आगे की हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम चैप्टर 4 जो वरिष्ठ पुलिस ऑफिसरों की शक्तियों और मजिस्ट्रेट और पुलिस को असिस्टेंस करने का हमारा क्या दायित्व है, उस दायित्व के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात सेक्शन 36 से हम आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आगे कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।